तो नमस्कार दोस्तों। अपन जो फिजिक्स के अंदर अपने टॉपिक चल रहे थे, प्रकाश हमारा कंप्लीट हो चुका है 4 क्लासों में, ठीक है ना। और टॉपिक की पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर। आज अपना जो फिजिक्स का टॉपिक रहने वाला है वो है गति, मोशन। देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और तो कुछ नहीं पूछा जाता, लेकिन गति के अंदर न्यूटन के नियम जरूर पूछे जाते हैं। कोई भी एग्जाम हो उसमें गति के अंदर जो न्यूटन के नियम है ना, वो जरूर पूछे जाते हैं। तो गति वास्तव में क्या होता है? गति टॉपिक मोशन। तो गति पढ़ने से पहले अपने को दूरी का पता होना चाहिए, विस्थापन का पता होना चाहिए। इसके बाद अपन पढ़ेंगे त्वरण क्या होता है, और न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे और नियमों से संबंधित उदाहरण, इन सब की आज चर्चा करने वाले। बड़ा ज्यादा ये बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो गति की अपन बात करें ना, तो गति को समझने से पहले मैं आपको बता रहा हूं, एक तो होती है दूरी, ठीक है ना। देखो, एक तो होती है दूरी और एक होता है विस्थापन। दूरी क्या चीज होती है और विस्थापन है क्या होता है, इसका पता होना चाहिए अपने को। दूरी किसे कहेंगे, विस्थापन किसे कहेंगे, बताओ। दूरी किसे कहेंगे, विस्थापन किसे कहेंगे? देखो, दो बिंदुओं के मध्य तय की गई दूरी। देखो, दो बिंदु है, जैसे ए और बी, इनके मध्य दो बिंदु है ना, उनके मध्य अपन जो दूरी तय करते हैं ना, वो दूरी होती है। लेकिन विस्थापन को ये कह सकते हैं क्या? नहीं। विस्थापन, देखो, दूरी को अपन विस्थापन नहीं कह सकते, दूरी को अपन विस्थापन, जबकि विस्थापन को दूरी कह सकते हैं। मैं बताऊंगा किस प्रकार कह सकते हैं। दूरी होती है दो बिंदुओं के मध्य तय की गई दूरी। देखो, ए से बी तक की दूरी है, ए से बी तक की दूरी ये लो भाई, कितनी है? जैसे मैंने मान ली 100 मीटर है। ए से बी तक की दूरी, ये भी एक रास्ता है, ये मैंने मान लिया भाई 200 मीटर है। ए से बी तक की दूरी ये भी है, ये मैंने मान लिया जैसे 300 मीटर है, ठीक है। एक पॉइंट और ले रहा हूं मैं, देखो, ए, बी और सी। ए से बी की दूरी कितनी है? जैसे मैंने मान ली 3 मीटर है। बी से सी की दूरी मैंने मान ली 4 मीटर। तो ए से सी की दूरी कितनी है? 5 मीटर है। क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाता है कि ए से सी की दूरी ज्ञात करो, ए से सी की दूरी ज्ञात करो। तो आप क्या बोलोगे? ए से सी की दूरी है 3 मीटर, तो ये है, और 4 मीटर ये है। 3 और 4 कितनी है? 7 मीटर दूरी है। लेकिन क्वेश्चन, बात तो सुनो मेरी, क्वेश्चन पूछेगा ए से सी के बीच का विस्थापन ज्ञात करो। तो विस्थापन होता है दो बिंदुओं के मध्य सीधी दूरी, दो बिंदुओं के मध्य, हाँ, सीधी दूरी, मध्य, ये ठीक है ना, सीधी दूरी। अब देखो, ये तो मैंने सीधा ही बना लिया था, समझ में नहीं आया। अब मैंने ए और सी के बीच की दूरी पूछी है क्या? दूरी तो बता दिया सर, ए से बी जाएंगे 3 मीटर है, बी से सी जाएंगे 4 मीटर है। लेकिन विस्थापन पूछे तो विस्थापन होता है दो बिंदुओं के मध्य कौन सी दूरी? सीधी दूरी। तो बोलो विस्थापन क्या हो जाएगा? ए से सी की सीधी दूरी कौन सी है, ये अपना विस्थापन होता है। अब ये 3 है, ये 4 है, ए से सी कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे। ये 3 है, ये 4 है, तो ये कितनी है? 5। तो ए से सी के बीच का विस्थापन कितना है? 5 मीटर, जबकि दूरी कितनी है? 7 मीटर है।
अब देखो पॉइंट ए और पॉइंट बी, छोटा सा उदाहरण ले रहा हूं। जैसे ये है सीकर और ये है अपना जयपुर। सीकर और जयपुर दो पॉइंट है, इन दोनों के बीच की दूरी अलग अलग है क्या? अरे दूरी अलग अलग है क्या? अरे दूरी अलग अलग है, लेकिन विस्थापन है, विस्थापन एक ही है। ये सीकर है, ये जयपुर है, इनके बीच का विस्थापन एक ही, यानी सीधी दूरी तो एक ही है। ये थोड़ी है जयपुर अब दिन में यहाँ है, रात को और कहीं चला जाता है, क्या पता। विस्थापन तो वही है, दो पॉइंटों के बीच की सीधी दूरी वही रहने वाली है, लेकिन दूरी अलग अलग है क्या? दूरी अलग अलग है। मैंने आपको बोल दिया भाई आप गाड़ी लेकर सीकर से जयपुर जाओ, मैंने बोल दिया जैसे आप गाड़ी लेकर सीकर से जयपुर गए, ये लो भैया। मैंने बोल दिया ट्रेन से सीकर से जयपुर जाओ, तो ट्रेन में तो उसी रास्ते पर जाती है क्या? नहीं जाती, रास्ता थोड़ा चेंज है उसका, ये लो। मैंने बोल दिया एरोप्लेन से जाओ, तो एरोप्लेन का और भी रास्ता होता है, ये लो। मैंने और कुछ बोल दिया कि ये लो भाई दूसरा साधन और दे दिया कि सीकर से जयपुर जाओ, तो आप घूम फिर के किधर से जा सकते हो। बताओ ये जितने भी रास्ते हैं ये सभी दूरियां ही तो है। तो सीकर से जयपुर की दूरी अलग अलग हो सकती है क्या? हो सकती है, लेकिन विस्थापन है एक ही होगा। विस्थापन अलग अलग नहीं हो सकता। विस्थापन होता है दो पॉइंटों के मध्य की सीधी दूरी, क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाता है। दूरी अलग अलग हो सकती है। दूरी और विस्थापन के बीच संबंध पता चला क्या? विस्थापन को दूरी बोल सकते हैं ना? बोल सकते हैं। देखो विस्थापन छोटा ए से बी, अरे ये दूरी नहीं है क्या? दूरी है, लेकिन दूरी को विस्थापन बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते। ये दूरी है, इसको बोल देंगे क्या? इसको बोल देंगे क्या? अरे कहां बोल देंगे? विस्थापन तो सीधी दूरी होती है, ये सीधी थोड़ी है, ये बोल देंगे क्या? नहीं बोल सकते। अब बताओ विस्थापन बड़ा होता है, दूरी बड़ी होती है? दूरी बड़ी होती है। या फिर दूरी और विस्थापन बराबर हो सकते हैं क्या? बराबर तो हो सकते हैं। दो पॉइंटों के मध्य सीधी दूरी, क्या पता दूरी वही हो। जैसे ए और बी के बीच की ये सीधी दूरी, ये दूरी नहीं है क्या? और ये विस्थापन नहीं है क्या? विस्थापन भी है। तो हमेशा ध्यान रखना दूरी और विस्थापन के बीच है ना संबंध है। दूरी और विस्थापन के बीच संबंध है। दूरी ऑलमोस्ट बड़ी होती है, लेकिन कभी कभी क्या हो जाती है? बराबर भी हो जाती है। तो इन दोनों के बीच संबंध ये होती है। दूरी और विस्थापन या तो बराबर हो सकता है या फिर दूरी बड़ी होगी। विस्थापन कभी बड़ा नहीं होगा। क्यों? विस्थापन होता है दो पॉइंटों के मध्य सीधी दूरी। हाँ, अब इसको पढ़ो आप। दूरी जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? वास्तविक पथ की लंबाई क्या कहलाती है? दूरी। वास्तविक पथ की लंबाई दूरी कहलाती है। वास्तविक पथ जैसे ए बी सी, ये यहां से यहां कितना था? 3 मीटर। यहां से यहां कितना था? 4 मीटर। अब वास्तविक पथ तो यही है और दूरी इनका योग होता है क्या? योग होता है। तो वास्तविक पथ की लंबाई क्या कहलाती है? दूरी कहलाती है। दूरी का मान रास्ते पर निर्भर करता है। अरे बिना रास्ते पर दूरी निर्भर नहीं करती। दूरी का मान रास्ते पर ही निर्भर करता है, लेकिन विस्थापन का मान रास्ते पर निर्भर नहीं करता। विस्थापन को रास्ते का मतलब ही नहीं है। विस्थापन तो बोल रहा है दो पॉइंटों के मध्य सीधी दूरी होनी चाहिए, बस ये विस्थापन है अपना। ठीक है ना? दो बिंदुओं के मध्य दूरी के अनंत मान संभव है। बिल्कुल अनंत मान संभव है। दो बिंदुओं के मध्य जैसे ए और बी, इनके बीच दूरी के अनंत मान संभव है। ये भी दूरी है, 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 ये भी दूरी है। अनंत मान संभव है दो पॉइंटों के मध्य। अब आता है विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट है। ये क्या होता है? प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु के मध्य न्यूनतम दूरी। तो एकदम सीधा करेंगे तभी है कि न्यूनतम दूरी। तो विस्थापन रास्ते पर निर्भर नहीं करता। अरे इसको रास्ते से कोई मतलब नहीं है। ये तो बोल रहा है सीधी दूरी होनी चाहिए, किस प्रकार ही हो जाए। दो बिंदुओं के मध्य विस्थापन का केवल एक मान ही संभव है। दूरी के अनंत मान संभव है, लेकिन विस्थापन तो एक ही रहने वाला है, सीधी दूरी। ये विस्थापन है। जैसे ये छोटा सा उदाहरण देखो, ए से बी तक, ये तो क्या है? ये भी क्या है? लेकिन विस्थापन बोले तो यही होगा। दूरी और विस्थापन के बीच ये संबंध रहा। दूरी हमेशा बड़ी होगी विस्थापन से, लेकिन बराबर भी हो सकती है। ठीक है ना? विस्थापन कभी बड़ा नहीं होगा। तो दूरी और विस्थापन समझ में आया क्या? दूरी के अनंत मान संभव हो सकते हैं, लेकिन विस्थापन एक ही होता है।
विस्थापन दो बिंदुओं के मध्य सीधी दूरी को विस्थापन कहते हैं, जबकि दूरी दूरी तो वास्तविक पथ की लंबाई दूरी कहलाती है। वास्तविक पथ है, अरे अपन सड़क से सीकर से जयपुर जाए, अपन जाए जैसे रेलगाड़ी से सड़क से रेलगाड़ी से जाए सीकर से जयपुर, एरोप्लेन से जाए, सभी दूरी है, सभी दूरी है, इनको विस्थापन थोड़ी बोल सकते हैं। सबका पथ अलग अलग है क्या, ये बोल रहा है वास्तविक पथ की लंबाई क्या कहलाएगी, दूरी कहलाएगी। जबकि विस्थापन है, विस्थापन को रास्ते से कोई लेना देना नहीं होता, हाँ सीधी दूरी होनी चाहिए, यानी दो पॉइंटों के मध्य सीधी दूरी क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। ये इतना ही मामला है और कुछ नहीं है। ये लो, हाँ ये लो 7 कर दिया, ये लो। विस्थापन पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण बराबर होता है रूट में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। बताओ 9 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है, 81 और 49 कितना हो गया, 130। 130 का रूट निकाल लो, 10 गुणा इसको क्या लिख सकते हैं, 5 गुणा 2 ही तो लिखेंगे, यानी 100 रूट 130 ही आएगा। रूट 130 का मान निकालो, रूट 130 का मान निकालोगे वो आ जाएगा यहाँ पर। कैसे निकालोगे, रूट 130 का मान है इस प्रकार, ऐसा मान लो, देखो अपूर्ण वर्गमूल इस प्रकार निकाला था 10th क्लास में, अरे रुक जा, 130, ये लो, इधर से जोड़े बनाओ, जोड़े बनाकर निकाला था ना, इस प्रकार 130 का वर्गमूल निकाल लेना, वही इसका विस्थापन हो जाएगा। कोई मेरे को पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर निकालना है, सीधी दूरी तो उसी से निकालेंगे। ये 2 पॉइंट इस प्रकार थे, ये 2 पॉइंट इस प्रकार थे, इसका मतलब ये कौन सा कोण है, समकोण है। समकोण के अंदर 2 भुजा दे, तीसरी भुजा निकालनी है तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, और क्या रास्ता है। ये देखो चाल और वेग दोनों को पढ़ते हैं, चाल क्या चीज होती है और वेग क्या होता है, सेम ही एक अलग है, अलग होते हैं, चाल अलग होती है, वेग अलग होता है। चाल हमेशा धनात्मक होती है, एक तो इस चीज को ध्यान रखना, चाल कभी ऋणात्मक नहीं होती, माइनस में नहीं होती चाल। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा, अरे पढ़ते हैं ना, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। अरे कितनी दूरी तय कर रहे हैं कितने समय में, वही क्या होती है, चाल होती है। एकांक समय में तय की गई दूरी, एकांक समय में, ये देखो एकांक समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। चाल बराबर दूरी बटा समय तो होता है, तो चाल एक क्या है, अदिश राशि। चाल सर अदिश राशि कैसे हुई, अदिश और सदिश पढ़ा था ना, तो चाल के अंदर दिशा की आवश्यकता होती है कि सदिश जिसमें दिशा की आवश्यकता हो मान बताने के लिए, अदिश जिसमें दिशा की आवश्यकता नहीं हो। मैंने आपसे बोला कि भाई गाड़ी की चाल क्या थी, आप बोलोगे 60 किलोमीटर प्रति घंटा थी, उसमें दिशा की आवश्यकता थी क्या, ऐसा बोलो 60 किलोमीटर प्रति घंटा उत्तर दिशा में थी, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए ये कौन सी राशि है, अदिश राशि है। एक होता है वेग यानी वेलोसिटी, वेग क्या होता है, विस्थापन एकांक समय में तय किया गया विस्थापन क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। एकांक समय में तय किया गया विस्थापन, विस्थापन है 2 पॉइंटों के मध्य सीधी दूरी, दूरी नहीं सीधी दूरी क्या कहलाता है, विस्थापन है। और एकांक समय में तय किया गया विस्थापन है, तो मैं ये बोल दूंगा विस्थापन बटा समय किसके बराबर होता है, वेग के बराबर होता है। अरे चाल होता है दूरी बटा समय, एकांक समय में तय की गई दूरी क्या कहलाता है, चाल कहलाती है। एकांक समय में तय यानी एक समय में तय की गई दूरी चाल ही तो कहलाती है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, प्रति घंटा यानी 1 घंटा, 1 घंटे में कितनी दूरी तय कर रहे हो, 60। ये अपनी आपकी चाल है क्या, ये चाल है। लेकिन वेग वेलोसिटी क्या कहता है, एकांक समय में तय किया गया विस्थापन, एकांक समय में तय किया गया विस्थापन क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। तो वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा समय होता है। वेग बराबर विस्थापन बटा समय। वेग क्या है, सदिश राशि है। अरे सदिश राशि कैसे हुई, सीधी, सीधी दिशा आवश्यकता है 2 पॉइंटों के मध्य सीधी दूरी,
सीधी दूरी के लिए दिशा की आवश्यकता होगी। तो वेग तो होती है सदिश राशि, जबकि चाल होती है अदिश राशि। चाल के लिए सीधी से एक दिशा होना कोई आवश्यक नहीं है, लेकिन वेग के लिए एक दिशा होना आवश्यक है। ठीक है ना। विस्थापन पॉजिटिव हो सकता है, विस्थापन नेगेटिव हो सकता है, शून्य भी हो सकता है। अतः वेग भी पॉजिटिव, नेगेटिव और शून्य भी हो सकता है। क्यों कि वेग किस पर निर्भर कर रहा है? विस्थापन पर। विस्थापन धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। जबकि वेग भी धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो हो सकता है। जबकि चाल हमेशा किस में होती है? धनात्मक में होती है। अरे गाड़ी के अंदर चाल का मीटर होता है, माइनस में नंबर लिखे होते हैं क्या कभी इसमें? क्यों नहीं होते? अरे चाल कभी ऋणात्मक होती ही नहीं। चाल ऋणात्मक होती तो इसके अंदर प्लस में 140 180 तक होता है ना, वहां कहीं माइनस में भी होता, फिर तो चाल कभी माइनस में होती नहीं है। चाल एंड वेग, अच्छा यही। अब एक आता है त्वरण, एक्सेलरेशन। त्वरण को इंग्लिश में कहते हैं एक्सेलरेशन। त्वरण क्या होता है? त्वरण बोलो। त्वरण आपको पता है? सबको पता है आपको त्वरण। एक्सेलरेशन इंग्लिश का नाम है क्या? ये इसी से बना है, एक्सीलेटर। एक्सीलेटर क्या होता है? हाँ, अपन नॉर्मल क्या बोलते हैं? रेस। अरे बाइक का, गाड़ी का रेस होता है ना, वो हाँ वो एक्सीलेटर होता है क्या? वो किस से बना है? एक्सीलरेशन, वो त्वरण ही होता है। हाँ, त्वरण अधिक दे रहे हो, कम दे रहे हो, यानी प्लस में है, माइनस में है, जीरो है। त्वरण होता है चाल में वेग में परिवर्तन की दर। वेग में परिवर्तन की दर है, चाल में नहीं। त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन की दर ही क्या कहलाता है? त्वरण। वेग में किस प्रकार का परिवर्तन कर रहे हो? वेग में परिवर्तन जैसे 60 किलोमीटर प्रति घंटे से क्या चल रही है? आपकी गाड़ी चल रही है। आप इसका वेग बढ़ा रहे हो, यानी प्लस कर रहे हो। आप उसका वेग घटा रहे हो, इसका मतलब माइनस कर रहे हो। आप गाड़ी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा से ही चला रहे हो, इसका मतलब त्वरण पहले भी कितना था, अब भी कितना है। इसका मतलब त्वरण में कोई परिवर्तन आया क्या? नहीं है, जीरो। तो त्वरण धनात्मक भी होता है, त्वरण ऋणात्मक भी होता है, त्वरण जीरो भी होता है। एक्सीलरेशन का अर्थ होता है एक्सीलेटर। एक्सीलेटर इसी से ही बना है, यानी वेग में परिवर्तन की दर। वेग में, अरे वेग में परिवर्तन किससे होगा? इस एक्सीलेटर से ही तो होता है। देखो, ए त्वरण को ए से दर्शाता है। ए बराबर होता है डेल वी अपॉन में डेल टी। ए बराबर होता है डेल वी अपॉन में डेल टी। वेग में परिवर्तन की दर, परिवर्तन, अरे कोई समय तो लगता ही होगा परिवर्तन में, तो वेग में किस समय से परिवर्तन कर रहे हैं, यही क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। त्वरण के प्रकार, अगर अपन स्पीड कम कर रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे? ऋणात्मक त्वरण। और इंपॉर्टेंट नाम है, इसे बोला जाता है मंदन। क्या बोला जाता है? मंदन। स्पीड यानी एक्सीलेटर को कम कर दिया, इसका मतलब है स्पीड कम हो जाएगी, वेग कम हो जाएगा। वेग कम हो जाएगा तो इसे कहेंगे ऋणात्मक त्वरण या मंदन। स्पीड अधिक कर दी तो धनात्मक त्वरण, स्पीड बढ़ेगी। ये देखो 60 से अधिक प्लस कर दिया तो ये होता है धनात्मक त्वरण। और स्पीड सेम ही है तो वो होता है जीरो त्वरण, यानी त्वरण में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। त्वरण वेग में परिवर्तन की दर एट ए बराबर सेम ही है क्या? ये गति के समीकरण। अब देखो यहां से एक प्रश्न आता है बार बार, गति के समीकरण से। गति के 3 समीकरण है और इनके संबंध से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। अब गति के समीकरण सीधे सीधे याद करने आपको, इनकी डिटेल तो बहुत होती है लेकिन इतना आपके आता नहीं है। सीधे सीधे याद करना, गति के 3 समीकरण होते हैं। v बराबर u प्लस 80, s बराबर ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। v क्या है, u क्या है, a t s क्या चीज है, ये सब लिखा हुआ है। देखो, v अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग, a त्वरण, t s विस्थापन। इन सभी से मिलाकर गति के 3 समीकरण बनते हैं। हाँ, तो इन्हीं से समीकरण बन गई, तो इन्हीं से समीकरण बन गई।
समीकरण पहली है ना, v बराबर u प्लस 80। u क्या है? प्रारंभिक वेग है, और v क्या है? अंतिम वेग प्लस 80। ये समीकरण पहला समीकरण है गति का। ये संबंध किस में दर्शाता है? वेग और समय, वेग और समय के बीच संबंध को दर्शाता है। गति का दूसरा समीकरण है हाफ एटी स्क्वायर वाला। ये किसके बीच संबंध दर्शाता है? स्थिति और समय के बीच। और वहीं गति का तीसरा समीकरण है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये वेग और स्थिति के बीच संबंध को दर्शाता है। ये एक आपको समीकरण देगा, यह बोल देगा गति का दूसरा समीकरण है, ये पहला, ये दूसरा है और ये तीसरा है। एक समीकरण देगा और नीचे 4 इस प्रकार के ऑप्शन देता है, बोलो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो जैसे पहला ये दे दिया, पहला समीकरण दे दिया, और 4 ऑप्शन दे दिया, नीचे चौथा ऑप्शन दे दिया एन ओ टी, तो बोलो कौन सा सही हो जाएगा? तो पहला समीकरण है जो वेग और समय के बीच संबंध को दर्शाता है, दूसरा स्थिति और समय के, और तीसरा वेग और स्थिति के बीच संबंध को दर्शाता है। ये प्रश्न आता है, याद कर लेना। अब इंपॉर्टेंट है, न्यूटन भाई साहब ने गति के 3 क्या दिए थे? नियम दिए थे। वेरी इंपॉर्टेंट नियम है, ठीक है ना। इनके उदाहरण बार बार पूछे जाते हैं। गति के 3 नियम दिए थे न्यूटन ने। न्यूटन की गति का प्रथम नियम है, जिसे क्या कहा जाता है? जड़त्व का नियम, और इसी क्या कहा जाता है? गैलीलियो का नियम कहा जाता है। तो न्यूटन की गति का प्रथम नियम, यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर रहेगी अथवा सरल रेखा में एक समान गति कर रही है तो वह तब तक गति करती रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न किया जाए। यह हमें बल की परिभाषा बताता है। क्या कहना चाह रहा है न्यूटन की गति का प्रथम नियम? बोलो, न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहना चाहता है? न्यूटन कह रहे हैं कि इस ब्रह्मांड में अगर कोई वस्तु है ना, वो वस्तु गतिशील है तो वो गतिशील रहना चाहती है, और कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर रहना चाहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाए, जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाए। अरे ये पेन है, यहां रख दिया, ये हिलेगा क्या? जब तक उस पर कोई बाह्य बल अपन नहीं लगाएंगे ना, तब तक ये नहीं हिलेगा। ये स्थिर रहना चाहता है, और इसको हिलाएंगे तो ये अपना हिलने का विरोध करेगा। कैसे? अब इस पेन को तो अपन ने उठा लिया, अपने को पता नहीं चल रहा है ये विरोध कर रहा है क्या, लेकिन मैं आपको बोल दूं बाहर जाके कि एक पेड़ है, इस पेड़ के धक्का दो, दे सकते हो क्या? क्यों नहीं दे सकते? वो स्थिर रहना चाहता है, और उसको अपन हिलाएंगे तो वो अपनी गति का विरोध करेगा। अगर कोई वस्तु गतिशील है तो वो गतिशील रहना चाहती है। अगर उसकी गति, जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाए, और बाह्य बल लगेगा तो अपनी गति का विरोध करेगा वो। सर गतिशील रहती तो नहीं है, अपन क्रिकेट खेलते हैं, गेंद को चौका जाता है फिर रुक जाती है ना, तो उस पर कोई बल लग रहा है क्या? अरे बल लग रहा है, बाह्य बल। कौन सा लग रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, और उस बल से रुक रही है। अगर वो बल नहीं हो तो वो गेंद क्या करती रहती? दौड़ती, गति करती रहती। तो न्यूटन यही कह रहे हैं कि अगर कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर रहना चाहती है, और कोई गतिशील है तो वो गतिशील रहना चाहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लग जाए। ये कहना चाह रहे हैं। यह हमें बल की परिभाषा बताता है। न्यूटन की कुछ नहीं आता है। न्यूटन का कौन सा नियम है जो बल की परिभाषा बताता है? प्रथम नियम बल की परिभाषा बताता है। ये परिभाषा है और कुछ नहीं है, ये परिभाषा है इसकी। इसके उदाहरण आते हैं, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट उदाहरण है। ये नाम याद रखना, जड़त्व का नियम ही न्यूटन की गति का प्रथम नियम है। उदाहरण इसके इंपॉर्टेंट है। एक तो था विराम जड़त्व है। जड़त्व 3 प्रकार के होते हैं, गति जड़त्व, विराम जड़त्व, इस प्रकार सबसे। और एक होता है दिशा के अकॉर्डिंग जड़त्व है। विराम जड़त्व क्या होता है? कार्ड को अचानक खींचने पर सिक्का गिलास में गिर जाता है। कार्ड को अचानक खींचने पर सिक्का गिलास में गिर जाता है, ये इसका विराम जड़त्व है। बस के अचानक चलने पर पीछे की ओर धक्का लगता है। ये एक गिलास है, ठीक है ना। ये इसके ऊपर क्या है? एक कार्ड है, और इसके ऊपर एक सिक्का है। ये कार्ड है, इस कार्ड को अपन खींच लेते हैं अचानक है, हाँ, तो ये सिक्का नीचे चला जाता है क्या? क्योंकि ये अपनी विराम स्थिति में रहना चाहता है।
ये इसका कौन सा जड़त्व, विराम जड़त्व है, ये अपनी विराम स्थिति में रहना चाहता है। एक है बस के अचानक चलने पर पीछे की ओर धक्का लगना। ये बस है, बस के अंदर अपन खड़े हैं, तो अपन विराम स्थिति में रहना चाहते हैं क्या? बस चल रही है, इसका मतलब अपने को भी साथ में चला रही है, अपने को पीछे क्या लगता है? धक्का लगता है। क्यों? अपन विराम स्थिति में रहना चाहते हैं। तो बस के अचानक चलने पर पीछे की ओर धक्का लगाना, बस के अचानक रुकने पर आगे की ओर धक्का लगना, टांगे का अचानक चलने पर पीछे की ओर धक्का लगना, ये सब क्या है? ये जड़त्व के प्रथम नियम, इस न्यूटन की गति के प्रथम नियम के उदाहरण है। विराम अवस्था के, अरे विराम था तभी तो झटका लगता है। इसके अलावा घोड़े के अचानक चलने पर पीछे की तरफ धक्का लगना, पेड़ से फलों का अलग करना। अरे पेड़ है, ये लो, ये पेड़ है अपना, यहां फल लगे हुए हैं, ये लो, ये फल, पेड़ को हिलाने पर फल गिर जाते हैं क्या? क्या कारण है भाई? जड़त्व का प्रथा। ये पेड़ है, ये फल है, ये स्थिर रहना चाह रहा है, अरे ये स्थिर है अपनी जगह, स्थिर रहना, लेकिन अपन ने पेड़ को हिलाया, हिलाते ही उसमें जिस प्रकार बस के चलने पर अपने को धक्का लगता है ना, शायद उसी प्रकार पेड़ को हिलाने पर, यह फल है स्थिर रहना चाहता है, और पेड़ को हिलाने पर इसके अंदर विराम जड़त्व है, और विराम जड़त्व अपन इसको क्या करा दिया? गति करवा दी, पेड़ को गति करवा दी, लेकिन यह फल तो अपनी जगह स्थिर है क्या? और पेड़ गति करेगा, गति करते ही ये अलग, पेड़ से अलग हो जाएगा। तो पेड़ को हिलाने पर नीचे गिरना फलों का। एक वह कंबल को पीटने पर, कंबल को पीटने पर उसके धूल के कण अलग होना। अरे कंबल स्थिर है और इसके अंदर कण भी स्थिर है, अपन क्या करेंगे? डंडे से कंबल को पीटेंगे तो कंबल में गति आएगी क्या? लेकिन कण वहां की वहीं क्या रह जाएंगे? स्थिर रह जाएंगे। तो कंबल वहां से इधर जाएगी, वो कण नीचे चला जाएगा। ये सेम स्थिति ये होती है, पेड़ के फल है, पेड़ लाएंगे तो पेड़ तो हिलेगा, लेकिन वो फल स्थिर रहना चाहता है, तो वो फल वहां से अलग हो गया, अलग होते ही गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से नीचे गिर जाता है। पेड़ से फलों का अलग होना न्यूटन की गति का प्रथम नियम, यानी जड़त्व का उदाहरण है। कंबल से धूल के कणों का अलग होना। गति का जड़त्व कौन सा होता है? बस से अचानक कूदने पर आगे की ओर धक्का लगना, ये गति का जड़त्व है। अरे गति हो रही है, मैंने, न्यूटन यही तो बोल रहा है, अगर कोई वस्तु गतिशील है तो वो गतिशील रहना चाहती है क्या? गतिशील रहना चाहती है। बस से अचानक कूदने पर आगे की ओर धक्का लगता है। अपन बस दौड़ रही है, ठीक है ना, वो बस दौड़ रही है, चलती बस में से अपन उतर रहे हैं तो उतरते ही रुक जाते हैं क्या? कुछ दूरी तक है, साथ में चलना पड़ता है ना। तो अपना शरीर है इस गति में दौड़ना चाहता है, लेकिन अपन क्या कर रहे हैं? इसको रोक रहे हैं, तो अपन थोड़ी सी दूर चल के रुक जाएंगे। यही है गति का जड़त्व नियम। बस से अचानक कूदने पर आगे की ओर धक्का लगना, क्यों? कि अपन गति कर रहे थे, शरीर गति करना चाहता था। जब तक नहीं रुकेगा, जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लग जाए, अपन उस पर बल लगाएंगे, रोकेंगे इसको, तभी तो रुकेंगे। एक है दिशा का जड़त्व है। दिशा का जड़त्व क्या होता है? बस के अचानक मुड़ने पर धक्का लगना। अपन बैठे हैं, बस अचानक घूम रही है सर्किल पर, हाँ, तो पास वाली सीट पर अपन चले जाते हैं, क्यों? अरे ये दिशा का जड़त्व। अपन अपने सीट पर क्या थे? स्थिर थे, लेकिन बस ने क्या किया? घुमाव किया तो अपना शरीर भी साथ में क्या जाएगा? वहां चला जाएगा। तो जड़त्व न्यूटन की गति के प्रथम नियम है। प्रथम नियम के ऊपर ये उदाहरण वेरी इंपॉर्टेंट है, इनका प्रश्न आता है, इतना ध्यान रखना है। इसके अलावा द्वितीय नियम क्या कहता है? वस्तु के रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगाए गए बाह्य बल के समानुपाती होती है। वस्तु के रेखीय संवेग में परिवर्तन की जो दर होती है ना, उस पर लगाए गए बल, बाह्य बल के समानुपाती। न्यूटन की गति का द्वितीय नियम इतना याद रखना है, F बराबर ma। क्या याद रखोगे? F बराबर ma। ये न्यूटन की गति का दूसरा नियम है। ये सूत्र है क्या? तो क्वेश्चन आता है, सूत्र किस नियम से प्राप्त होता है? तो न्यूटन की गति के दूसरे नियम से अपने को क्या प्राप्त होता है? इसका परिभाषा किससे प्राप्त हुई थी? पहले नियम से। न्यूटन की गति के पहले नियम से अपने को परिभाषा प्राप्त होती है, जबकि दूसरे नियम से अपने को इसका सूत्र बल F बराबर होता है ma। m क्या है? यहां पर वस्तु का द्रव्यमान है, a क्या है? त्वरण है, और F क्या है?
बल है तो बाह्य बल डेल पी अपॉन में डेल टी, एफ बराबर डेल एम वी अपॉन में डेल टी, एफ बराबर एम डेल वी अपॉन में डेल टी। अब देखो डेल वी अपॉन में डेल टी बराबर क्या होता है, एम ए बराबर होता है डेल वी अपॉन में डेल टी। त्वरण वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं क्या, तो ए बराबर होता है डेल वी अपॉन में डेल टी, तो एफ बराबर होता है एम गुणा डेल वी अपॉन में डेल टी, क्या तो डेल वी अपॉन में डेल टी बराबर क्या है ए, तो इसकी जगह ए रख देंगे तो एफ बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, एम ए प्राप्त हो जाएगा। इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये इसका मात्रक होता है। अब ये किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है क्या, ये रूल न्यूटन ने दिया थे क्या, तो इसी का एक नाम वो रख दिया न्यूटन। न्यूटन के मान समान में इस पूरे मान को क्या नाम दे दिया, न्यूटन दे दिया, ठीक है ना। जैसे 1000 ग्राम, अरे 1000 ग्राम बराबर क्या कर देते हैं 1 केजी, क्या 1 केजी, तो ये 1000 ग्राम बोल दो या 1 केजी बोल दो कोई फर्क थोड़ी है। तो इसका वास्तव में इसका जो मात्रक है वो तो होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है, हाँ स्क्वायर है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। अब न्यूटन के मान समान में बोल दिया कि ये न्यूटन के बराबर है, तो क्वेश्चन आता है बल का मात्रक क्या है, बल का मात्रक क्या है, न्यूटन है। अगर न्यूटन ऑप्शन में न आए और ये आ जाए तो गलत थोड़ी होता है, ये करना है, फिर ध्यान रखना है इस चीज का। तो न्यूटन किसके बराबर है, केजी मीटर किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के बराबर ही न्यूटन है, बस मान समान में इसका नाम न्यूटन कर दिया। सीजीएस मात्रक क्या होता है, डाइन, यार बल का सीजीएस मात्रक होता है डाइन। 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 से डाइन होता है। बताओ डाइन बड़ा होता है कि न्यूटन बड़ा होता है, क्या पता, अरे 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन होता है, तो न्यूटन बड़ा है, डाइन का मान अधिक है। चलें क्या आगे, न्यूटन की गति का दूसरा नियम याद रखना, एफ बराबर एम ए। दूसरे नियम से अपने को सूत्र प्राप्त होता है, और बल का मात्रक न्यूटन होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, याद रखना। सीजीएस मात्रक होता है डाइन, और 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 से डाइन, इतना ही याद रखना है और कुछ नहीं। ये परिभाषा वगैरह ये याद करोगे ना, कुछ याद नहीं होगा, नहीं को पूछता है, इतना याद रखना, एफ बराबर क्या होता है, एम ए होता है। न्यूटन की गति का तीसरा नियम है क्या, ये न्यूटन के द्वितीय नियम से बल का सूत्र प्राप्त होता है, ये बता दिया मैंने। परिभाषा प्राप्त होती है क्या, परिभाषा प्रथम नियम से प्राप्त होती है, ठीक है ना। प्रथम व तृतीय नियम द्वितीय नियम से प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए द्वितीय नियम तीनों नियमों में आधारभूत नियम है, क्योंकि इससे क्या सूत्र प्राप्त हो गया, एफ बराबर एम ए। तो द्वितीय नियम से प्रथम नियम और तृतीय नियम तीनों प्राप्त हो सकते हैं, द्वितीय नियम से प्रथम और तृतीय भी प्राप्त हो सकता है, इसलिए द्वितीय नियम को कौन सा नियम कह दिया, आधारभूत का नियम कह दिया। न्यूटन की गति का तृतीय नियम कौन सा नियम है, संवेग संरक्षण का नियम भी कहते हैं। जैसे इसके उदाहरण है, देखो बंदूक से गोली निकलना, रॉकेट प्रणोदन, बम का फटना, नाव से उतरने पर पीछे की ओर। अरे न्यूटन की गति का तीसरा नियम होता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, ठीक है ना, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। क्रिया प्रतिक्रिया क्या होती है, क्रिया के पीछे प्रतिक्रिया होना। जैसे अगले को एक थप्पड़ मारते हैं तो अगला भी अपने को वापस क्या मारे, थप्पड़ मारे, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। बंदूक से गोली चलना, अरे बंदूक से गोली चलना, गोली आगे की तरफ गति करेगी क्या, तो बंदूक भी पीछे की तरफ किसको धक्का देगी, अरे बंदूक को, गोली बंदूक को धक्का देगी, तो बंदूक भी पीछे की तरफ क्रिया करेगी क्या, और कंधे को क्या लगेगा, झटका महसूस होगा। तो ये क्रिया प्रतिक्रिया न्यूटन की गति के तीसरे नियम का उदाहरण है, बंदूक से गोली चलना। बंदूक से गोली निकलते ही बंदूक पीछे की ओर है, रॉकेट प्रणोदन, अरे रॉकेट ऊपर की तरफ उड़ती है क्या, तो नीचे क्या होता है इसके अंदर है, अरे नीचे उसके अंदर आग वगैरह निकलती है ना, तो वो क्या होता है, अरे उसके अंदर उष्मा जलती है, और उष्मा से उसे क्या मिलता है, वेग, चाल, उस वेग से वो क्या ऊपर चली जाती है, ठीक है ना। तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लगता है। सेम इसी प्रकार बम का फटना है, नाव से उतरने पर पीछे की ओर धक्का लगना, नाव से अपन उतरते हैं तो नाव पीछे की तरफ धक्का लगाती है। तो यह क्रिया प्रतिक्रिया न्यूटन की गति का तीसरा नियम होता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, और ये इसके उदाहरण है, याद कर लेना।
एक होता है आवेग, क्या होता है? इम्पल्स बोला जाता है आवेग को। संवेग में परिवर्तन ही क्या कहलाता है? आवेग कहलाता है। डेल पी बराबर होता है एफ गुणा टी, जिसका मात्रक होता है न्यूटन सेकंड, ठीक है ना। आवेग का मात्रक याद रखना क्या होता है? न्यूटन सेकंड। संवेग में परिवर्तन ही आवेग कहलाता है। इसकी विमा होती है mlt-1। बल और समय का संबंध इस प्रकार होता है, देखो, बल यानी F, समय यानी T। अगर बल का मान अधिक है तो समय का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर बल का मान कम है तो समय का मान अधिक हो जाएगा। इसका मतलब मैं ये बोल दूं क्या? F व्युत्क्रमानुपाती होता है T के। अगर बल का मान अधिक होगा तो T का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर F का मान कम है तो T का मान क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। ये व्युत्क्रमानुपाती होते हैं एक दूसरे के। जब खिलाड़ी गेंद को पकड़ता है तो वह अपने हाथों को पीछे की ओर ले जाता है, क्योंकि टी क्या हो गया? अधिक। टी का मान क्या हो गया? अधिक। और एफ का मान क्या हो गया? हो जाता है, तो चोट नहीं लगती। ये देखो, वैसे तो ये दोनों उदाहरण है ना, ये न्यूटन की गति के द्वितीय नियम के उदाहरण है। ये पूछा जाता है, द्वितीय नियम के उदाहरण है। क्या कहता है ये बोलता है एफ और टी एक दूसरे के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। जब खिलाड़ी गेंद को कैच करता है तो अपने हाथों को पीछे की तरफ लेके जाता है, क्यों? चोट नहीं लगे। चोट क्यों नहीं लगेगी पीछे की तरफ ले जाते समय? एफ और टी क्या है? व्युत्क्रमानुपाती। अरे एफ बल है, टी समय है। ये बोल रहा है अगर टी बढ़ा दिया, टी यानी समय बढ़ा दिया, तो एफ यानी बल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो एक तो कैच यही करता वो, और एक इस प्रकार, बोलो समय बढ़ गया क्या? यहां कैच लेता यानी 10:02 पर, और यहां कैच लिया 10:02 कुछ माइक्रो सेकंड पर। इसका मतलब समय बढ़ा है क्या? समय बढ़ते ही एफ का मान क्या हो गया? यानी बल का मान कम हो गया। अगर समय कम हो जाता तो बल का मान क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है। तो खिलाड़ी कैच लेते समय अपने हाथों को पीछे की तरफ ले जाता है ताकि बल कम लगे। बल कम लगेगी तो चोट कम लगेगी। तो ये न्यूटन की गति के दूसरे नियम के उदाहरण है। एक है कठोर सतह पर कूदने की अपेक्षा मिट्टी या रेत पर कूदने पर चोट नहीं लगती, क्यों? टी का मान बढ़ जाता है। एक तो कठोर सतह है, ये लो, और एक क्या है? गद्देदार सतह। ये कठोर सतह, इसके ऊपर ये गद्दा लगा हुआ है। अब इसके ऊपर कूदेगा कोई व्यक्ति तो एफ और ये टी वाला व्युत्क्रमानुपाती है, एक इसके ऊपर कूदेगा। अब तो ये गद्दा इतना नीचे बैठेगा क्या? कूदते ही नीचे बैठेगा। इसका मतलब टी का मान क्या हो गया? ज्यादा हो गया। समय ज्यादा लगेगा उसको इस फर्श तक आने में। टी का मान ज्यादा होते ही एफ का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो बल कम हो जाता है। बल कम हो जाता है तो लगती कम है। तो कठोर सतह के तुलना में मिट्टी या रेत पर कूदने पर चोट कम लगती है, क्यों? क्योंकि समय अधिक लग जाता है। समय अधिक लगते ही एफ का मान, बल का मान कम हो जाता है। एफ और टी एक दूसरे के क्या होते हैं? व्युत्क्रमानुपाती होती है। दोनों याद रख लोगे क्या? अरे याद रख लोगे क्या? पक्की बात है। तो यहां से अपना ये टॉपिक शुरू हुआ था, ठीक है ना। दूरी और विस्थापन है। ये इतना ही बड़ा टॉपिक है गति, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट इसके अंदर क्या है? दूरी और विस्थापन वाला ध्यान रखना। एक ये जो वेग के 3 समीकरण पढ़ी थी वो देख लेना। ज्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूटन की गति के 3 नियम और उसके उदाहरण है। वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। दूरी और विस्थापन है, दोनों समझ में आ चुके होंगे क्या होता है। ये देखो, अपने नॉर्मल जीवन में अगर देखें ना तो ये इसका उदाहरण अपन ले सकते हैं दूरी और विस्थापन का। कैसे? अपन तैयारी कर रहे हैं क्या? बिल्कुल है, अपन तैयारी कर रहे हैं। देखो, दूरी और विस्थापन है, तो अपन अपने जीवन में इसको किस प्रकार समझ सकते हैं? दूरी और विस्थापन में अंतर है। अपन तैयारी कर रहे हैं तो समाज के अंदर समाज है ना, वो सिर्फ विस्थापन को देखता है, दूरी को कभी नहीं देखता। कैसे सर? अपन सरकारी नौकरी की क्या कर रहे हैं? तैयारी कर रहे हैं। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम दिया और एग्जाम क्या हो गया? अपना पास हो गया। तो वो क्या करेंगे? सरकारी नौकरी की तैयारी करने आए हैं
एग्जाम दिया और पास हो गया, तो अपना समाज क्या देखता है, ये सीधा सीधा विस्थापन देखता है कि लड़का अच्छा था भाई, तैयारी की और तैयारी करके क्या हो गया, पास हो गया। उसने बीच में क्या क्या किया, उस दूरी को कोई नहीं देखता। अरे देखते हैं क्या, हाँ कितना स्ट्रगल किया, क्या कुछ किया। सब बोलेंगे भाई ये तो बहुत अच्छा लड़का था, आपका तो जन्म से ही पता चल रहा था कुछ करेगा, ये कोई साधारण इंसान नहीं है, कोई महापुरुष है ये तो। तो इसका मतलब अपना समाज भी क्या करता है, दूरी को कभी नहीं देखता, विस्थापन देखता है। और यही कंडीशन लगा लो, सरकारी नौकरी की तैयारी करने आए थे और या फेल हो गए, यानी परिणाम नेगेटिव आ गया, तो अब ये विस्थापन वाला सिस्टम है ना। अब देखो, अब क्या कहेंगे कि पहले हमें तो पहले ही पता था, हमें तो पहले ही पता था कि ये आपका लड़का ये पढ़ नहीं रहा है, क्या कर रहा है, कुछ और ही कर रहा है। तो दूरी और विस्थापन है, दूरी और विस्थापन है। विस्थापन सीधा परिणाम होता है ना, परिणाम, वो लोगों को विस्थापन की तरह देखते हैं लोग परिणाम को। अगर परिणाम अच्छा आ गया इसका मतलब है आपकी अच्छाई, और परिणाम बुरा आ गया तो आपकी बुराई, क्योंकि उसकी दूरी को कोई नहीं देखता कि बीच में व्यक्ति ने स्ट्रगल कितना किया था। याद रह जाएगा क्या? अरे कर लोगे? और इस टॉपिक की मैं पीडीएफ डाल दूंगा, कल ग्रुप पर मैसेज किया था एक दो ने, ऐड हो गए ना, उसके ऊपर मैं हस्तलिखित नोट्स डालूंगा, वहां से लिखना चाहो तो वहां से लिख लेना, टेलीग्राम पर ये पीडीएफ डाल दूंगा, ठीक है ना, ये लिखना चाहो तो ये लिख लेना। तो आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।